Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 45 from Modern Indian History series, which is on Swarajist, that is pro changers and no changers. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम पे मिलते रहे. Give a bowl of rice to a man, and you will feed him for a day. Teach him how to grow his own rice, and you will save his life. A beautiful thought from Confucius. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है उसके इस बार किसने चैलेंज कंप्लीट किया है. वो चैलेंज इस बार कंप्लीट करने वालों के नाम है स्नेहल पिपरेवार जी, पूजा भारद्वाज जी, अक्षत चौधरी जी और वीरेंद्र मिर्धा जी. आपने जो क्वेश्चंस भेजे वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और ये पूरे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो लेक्चर के एंड में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम स्वराजिस्ट, प्रो चेंजर्स, जिनको प्रो चेंजर्स भी कहा जाता है, और नो चेंजर जो कि एक अलग ग्रुप है, इनको हम स्टडी करने वाले. तो यहाँ आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि स्वराजिस्ट कौन थे या फिर प्रो चेंजर्स क्यों कहा जाता है, नो चेंजर्स कौन थे. तो यहाँ टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि मैं आपके पूरे कंसेप्ट बेसिक से क्लियर करके ही हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ पे. ये जो वीडियो लेक्चर होगा इसे काफ़ी कंसंट्रेशन से सुनिएगा. आपको ये वीडियो लेक्चर समझना है बहुत अच्छे से ताकि आपके पूरे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए और तभी आप जान सके कि स्वराजिस्ट कौन थे. और स्वराजिस्ट के साथ साथ हम यहाँ पे एक नया टॉपिक भी पढ़ने वाले जिसका नाम है स्वराज्य पार्टी. हम कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा एक और नई पार्टी को अभी स्टार्ट करने वाले और एक और पार्टी को स्टडी करने वाले जिसका नाम है स्वराज्य पार्टी. ये जो आपको पिक्चर दिख रही है उन लोगों की है जो स्वराजिस्ट है. यहाँ पे आपको मोतीलाल नेहरू जी ये सब यहाँ पे दिख रहे हैं. ये एक स्वराजिस्ट लोगों की पार्टी एक पिक्चर है जो यहाँ पे दिख रही है. अब सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ सब चीज़ों से. इंट्रोडक्शन इस तरह का होगा कि इंट्रोडक्शन के लिए हम सबसे पहले पीछे जाते हैं. जैसे ही आप देखोगे कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने उनका जो मूवमेंट चला था पिछला, वो मूवमेंट हमने स्टडी किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में स्टडी करा है. वो बहुत लंबा एक लेक्चर मैंने लिया है, वो इसीलिए ताकि उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसे अच्छे से देखिएगा. गांधी जी एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे. जब ये रोक दिया गया और काफी सारा आप देखोगे तो चौरी चौरा में एक हिंसा हुई थी, चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया. उसमें जो गांधी जी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया मई 1922 को. जब अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद डी इंटीग्रेशन होने लगा, डिसऑर्गेनाइजेशन होने लगा, डीमोरलाइजेशन होने लगा नेशनलिस्ट रैंक्स में. जितने भी नेशनलिस्ट रैंक थे, जितने भी लीडर्स थे, इन सब में एक तरह से ये टूटने लगे, अलग अलग होने लगे, डिसइंटीग्रेट होने लगे, डिसऑर्गेनाइज होने लगे. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अब तक पूरा जिस तरह से गांधी कहते थे उसी तरह से पूरे काम चलते थे और ये डिमोरलाइज हो गया कि लीडर यहाँ पे जेल में चले गए, ऊपर से लीडर ने यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया. अब क्या होगा इस देश का, अब आगे क्या करना है, ये इनको पता ही नहीं था. ये एक तरह से डिमोरलाइज हो गया, ये लोग टूटने लगे और यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो गई कांग्रेस के. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी थी उस वक्त की, सबसे बड़ी नेशनल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अंदर ही डिबेट शुरू हो गए कांग्रेस वालों के बीच कि व्हाट टू डू ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, यानी जब गांधी जी यहाँ पे नहीं है तो अब क्या किया जाए. पैसिव फेज था ये मूवमेंट. एक तरह से देखोगे तो जो मूवमेंट्स थी वो रुक चुकी थी. मैं आपको ये बता दूं कि जो गांधी जी को टेक्निक थी उसको एसटीएस कहा जाता है. एसटीएस अच्छे से याद रखिएगा. एसटीएस का मीनिंग होता है स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल. अब यहाँ पे स्ट्रगल है और दूसरा ट्रूस है. यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए ट्रूस. ट्रूस का मीनिंग होता है कि आप एक तरह से एक ब्रेक लिए हो या फिर आप रुके हुए हो और यहाँ पे स्ट्रगल शुरू है, फिर आपका थोड़ा ब्रेक वाला टाइम है, फिर से स्ट्रगल है. इस तरह का काम करते थे गांधी जी. गांधी जी का ये कहना था कि स्ट्रगल कीजिए बट एक टाइम बाद थोड़ा सा रेस्ट लीजिए. ये जो ट्रूस पीरियड है इसमें रेस्ट वाला पीरियड होता था स्ट्रगल के लिए, बट इसमें जो सत्याग्रही होते थे उनके काम शुरू रहते थे. वो लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क करते थे जो सत्याग्रही होते थे. फॉर एग्जाम्पल खादी बनाना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को अगले मूवमेंट के लिए रेडी करना, ये सब ट्रूस पीरियड में किया जाता था जिसको कंस्ट्रक्टिव वर्क कहा जाता है. ओके, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क ये करते थे ट्रूस पीरियड में जो हमारे ये सत्याग्रही लोग थे वो. तो इस तरह से गांधी जी कहते थे और फिर लोग फिर से रेडी जब हो जाए फिर से स्ट्रगल शुरू करो. ऐसा एक गांधी जी का एक नियम था, ऐसा गांधी जी की एक टेक्निक थी जिसको एसटीएस या स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल कहा जाता है. ओके, आपको अभी ये चीज पता चल चुकी है. तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि गांधी जी अब यहाँ अरेस्ट हो चुके हैं. एक तरह से देखोगे तो ये ट्रूस पीरियड जैसा ही पीरियड है जिसमें अभी आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना होगा एज पर गांधी जी टेक्निक.
सो अब देखते हैं आगे क्या होने लगा। तो कुछ लोग इसको कहने लगे कि हमको थोड़ा चेंजेस होना, तो जो चेंजेस मांग रहे थे उनको यहाँ पे प्रो चेंजर्स या फिर स्वराजिस्ट कहा गया। अब हम देख लेते कि स्वराजिस्ट लोग कौन थे। जो स्वराजिस्ट थे वो ऐसा सेक्शन था विच वाज लेड बाय सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान। ये तीन उसके मेन लीडर माने जाते हैं स्वराजिस्ट के। और इनका ये कहना था कि गांधी जी जो कहते हैं, देखिए मैं गांधी जी के बारे में बताता हूँ। गांधी जी यहाँ पे कहते थे कि आपको बॉयकॉट करना है। गांधी जी का जो बॉयकॉट था उसमें हर चीज का बॉयकॉट आता था, सिर्फ नमक या कपड़ों का बॉयकॉट नहीं। तो गांधी जी कहते थे कि एवरीथिंग, सभी चीजों का बॉयकॉट करो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सो एवरीथिंग जो जिसका आपको बॉयकॉट करना है उसमें क्या क्या आएगा, तो उसमें सभी चीजें जो गवर्नमेंट के इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा। यानी जहां पे आपको लॉ बनाने के लिए जो जगह दी गई है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी चीजें, हर चीज का यहाँ पे बहिष्कार करेंगे, ऐसा गांधी जी कहते थे। और ये जो टेक्निक थी कि हर चीज का बहिष्कार करना, हर चीज का बॉयकॉट करना, ये चीज को मानने वाले लोगों को कहा जाता था नो चेंजेस, क्योंकि वो चेंज नहीं मांग रहे थे गांधी जी के किसी भी जो टेक्निक है उसमें। बट जो स्वराजिस्ट थी वो ये कह रहे थे कि वांटेड एन एंड ऑफ बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो ये चाह रहे थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका बॉयकॉट ना हो, है ना। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोग एंटर करें, ये इनकी इच्छा थी। अब देखते हैं ऐसा क्यों ये लोग एंटर करना चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप कह सकते हैं कि ऐसी परिषद जहां पे कायदे बनाए जाते हैं, जैसे कि हम आज विधान परिषद कहते हैं। तो इस तरह की जो चीजें है वहां पे आपको एंटर होना चाहिए, ऐसा स्वराजिस्ट लोगों का मानना था। अब ये क्या कहते हैं, तो कुड एंटर देम टू एक्सपोज द बेसिक वीकनेस ऑफ असेंबलीज एंड दीज काउंसिल्स एज एन अरेना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, है ना। तो ये लोग एंटर होके, उस काउंसिल में एंटर होके अंदर से जो भी खराब चीजें उसको खत्म करना चाहते थे। लॉ मेकिंग जो है, जिस तरह से ब्रिटिश के सिस्टम में ही घुस के सिस्टम को बदल देना, ये चीज ये लोग चाह रहे थे, इसलिए ये लोग यहाँ एंटर होना चाहते थे। दे वांटेड टू एंड और मेंट, है ना। तो जो भी काउंसिल है उसको पूरा खत्म ही कर देंगे, यही इनका मानना था। या फिर अगर ठीक है तो उसको हम एक तरह से अच्छी चीजें भी अंदर से पास करने की, क्योंकि देखिए जो काउंसिल हो गए वहां से बिल पास होते हैं, बिल को एक्ट बन जाता है। कोई भी अगर लॉ बनना है तो अंदर काउंसिल के जो मेंबर्स है उनका बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सो यही कॉन्ट्रीब्यूशन एक तरह से चाह रहे थे कि इनका भी हो, हम जैसे इंडियंस का। सो ये सब चीजें जो है लीडर्स उनका भी हो, तो ये लोग एंटर होना चाहते थे और अंदर से जो गलत बिल है, जो गलत एक्ट बनने वाले, उसको रोकना चाहते थे। तो ये यही सब इनका एक तरह से प्लान था। वो ये कहते थे इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू नेशनलिस्ट डिमांड, अगर वो आप लोग जो मूवमेंट चला रहे, अगर वो आपकी डिमांड नहीं सुनते बाहर से, तो हम अंदर से काउंसिल में जाके अंदर से उसको तकलीफ देंगे ताकि वो बाहर से सुनेंगे। यानी अगर देखेंगे तो ये काउंसिल अगर है तो काउंसिल के अंदर हम बैठेंगे और बाहर से आप प्रेशर डालोगे, अंदर से हम प्रेशर डालेंगे। और इस तरह से ब्रिटिश जो है इनको हम एक तरह से गलतियां करने से रोक सकते हैं, इन हर चीज में बदलाव ला सकते हैं और इस तरह से हेल्प मिल सकती है। ये इनका विचार था स्वराजिस्ट लोगों का। दोज एडवोकेटिंग एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो चाहते थे, एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूं, जो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर हो जाए उनको स्वराजिस्ट कहा जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन है एकदम स्वराजिस्ट लोगों की। तो ये है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये लोग है स्वराजिस्ट। ये आपको स्वराजिस्ट की पिक्चर दिख रही है। ये गांधी जी की पिक्चर है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दी थी आफ्टर चौरी चौरा, ये सब आपको अभी पता ही है। सो अब आपको स्वराजिस्ट कौन थे ये पता चल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि नो चेंजर्स किसको कहा जाता है। नो चेंजर्स जो है वो अपोज करते थे कि हम काउंसिल में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि गांधी जी जो है वो कहते थे कि जब ट्रूस पीरियड चलता है, जब स्ट्रगल रुक जाता है, उस वक्त आपने कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए और नॉन कोऑपरेशन करना चाहिए। ये तीन चीजें चलती रहेगी। देखिए, जब तक स्ट्रगल शुरू है तब तक ठीक है, जब आपका ट्रूस पीरियड शुरू है, जब स्ट्रगल रुक गया, उस वक्त आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, उसके साथ साथ आपको बॉयकॉट करना है, आपको नॉन कोऑपरेशन करना है, एक असहकार दिखाना है, एक तरह से आप असहयोग दिखाना है गवर्नमेंट को। ये सब चीजें आपको ट्रूस पीरियड में करना है। उसके बाद फिर से अगर आप जब रेडी हो जाए तो फिर से स्ट्रगल करना शुरू करना है। ये गांधी जी का जो आइडिया थी, इसको सपोर्ट कर रहे थे नो चेंजेस। और वो लोग एक और चीज को एडवोकेट करते थे, जैसे कि दे आल्सो एडवोकेटेड क्वाइट प्रिपरेशन फॉर रिजम्पशन ऑफ द सस्पेंडेड सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम, है ना। तो ये लोग यही चाहते थे कि जो भी सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम अभी आगे गांधी जी चलाने वाले उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना है। सो इन्फॉर्म करना है तो एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस के लिए लोगों को ट्रेंड करना है। सो हम लोगों को यहाँ पे काम करना होगा, तभी सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम के लिए लोग ट्रेंड होंगे और आगे अच्छे से मूवमेंट चल पाएंगी। जब गांधी जी अभी जेल में है, तो जब गांधी जी बाहर आ जाएंगे तो सब लोग प्रिपेयर्ड यहाँ पे दिखेंगे।
ये जो नो चेंजर्स थे, इनके मेनली जो लीडर्स थे उनके नाम है वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी। तो ये सब लोगों को नो चेंजर्स कहा जाता है, जो गांधी जी के तरीकों में कोई बदलाव नहीं चाहते थे, इसलिए नो चेंजर्स। ओके, और ये लोग स्वराजिस्ट यानी प्रो चेंजर्स, क्योंकि ये चेंजेस करना चाहते थे। इस तरह से आपको चीजें पता है। तो ये जो स्वराजिस्ट थे, अब कांग्रेस में रह के जब कांग्रेस ने के जो लीडर्स थे, उन्होंने ये कहा कि जो टेक्निक है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, नॉन कॉपरेशन करेंगे। ये लोग बोले कि हम तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर होना चाहते हैं, तो हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं और हम खुद की पार्टी बनाएंगे, और ये पार्टी का नाम बनता है स्वराज्य पार्टी। तो यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले अभी वो होगा स्वराज्य पार्टी। मेनली हमको स्वराज्य पार्टी को अच्छे से स्टडी करना है। स्वराज्य पार्टी जो होगा, इसमें हम सबसे पहले बैकग्राउंड पे आते हैं। स्वराज्य पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई गई थी बाय स्वराजिस्ट लोगों ने जो पार्टी बनाई थी, तो स्वराज पार्टी, ये सबसे ज्यादा याद रखेगा, स्वराज पार्टी और कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी वाज फॉर्म्ड ऑन। ओके, ये जो पार्टी थी ये 9 जनवरी 1923 को बनाई गई थी। 9 जनवरी 1923 बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, एक नई पार्टी जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस से रेजिग्नेशन दिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कांग्रेस से इन लोगों ने रेजिग्नेशन दिया था, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ये सब चीजें हम देखने वाले हैं आगे। तो अभी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि स्वराज्य पार्टी 9 जनवरी 1923 को बनाई गई थी। काफी सारी जगह पे 1 जनवरी भी डेट दी हुई है। ये डेट्स का कभी कभी काफी कंफ्यूजन होता है, तो इसके बिल्कुल डरिए मत। तो जो भी डेट होगा, बहुत ज्यादा डेट्स पूछी नहीं जाती वैसे एग्जाम में, बट विकिपीडिया के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये इसकी डेट 9 जनवरी 1923 है। ये हो गया। अब जैसे कि आपने ये देख लिया कि नई पार्टी बनाई गई, तो अब हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि किस तरह से इंसिडेंट्स हुए जिसके कारण ये पार्टी बनाई गई। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब गांधी जी अरेस्ट हो गए, उसके बाद जो कांग्रेस का सेशन हुआ था 1922 में, वो गया सेशन था। कांग्रेस का सेशन गया करके जो जगह है वहां पे लिया गया था, और इसके प्रेसिडेंट जो थे ये सी आर दास खुद थे। और अगर हम देखेंगे तो जो मोतीलाल नेहरू थे, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे इस सेशन में। मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने प्रपोजल लाया था कि हम लोग एंटर होना चाहते हैं लेजिस्लेचर में, बट ये जो प्रपोजल था ये डिफीट हो गया, ये पास नहीं हो पाया। इन्होंने जो चीज चाही थी, तो ये चीजें मैंने आपको बैकग्राउंड में बता दी ऑलरेडी कि एंटर क्यों होना चाहते थे। जो दास थे और जो बाकी लीडर्स थे, वो बोले कि अगर कांग्रेस नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो कि एंटर होने हो हम लोग लेजिस्लेचर में, तो हम लोग ये पार्टी छोड़ रहे और हम खुद की पार्टी बनाएंगे जिसका नाम स्वराज्य पार्टी होगा। यहाँ पे सी आर दास जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए, और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सेक्रेटरी बन गए स्वराज्य पार्टी के। और यहाँ पे अगर देखोगे तो काफी सारे लीडर्स इसमें से बाहर आए, जैसे कि एनसी केलकर, हुसैन शाहिद सुहरावर्दी, उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस। ये सब लोग जाके स्वराज्य पार्टी में चले गए। ये लोग बोले कि हम इस तरह से नहीं रहने वाले, जो आप बोल रहे कि ये हमें सबसे अच्छा टेक्निक यही लग रहा है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल है या लेजिस्लेचर है उसमें एंटर हो और अंदर से ब्रिटिश को तकलीफ दे। ये एक तरह से ये चीज हुई थी यहाँ पे। जिसके कारण एक नई पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी बनाने के पीछे के एम्स क्या है, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या उद्देश्य थे, क्या एम थे जिसके कारण इन्होंने स्वराज्य पार्टी बनाई। सबसे पहला है कि अटेनिंग डोमिनियन स्टेटस जिसको हम स्वराज्य कहते हैं, स्वराज्य हम लेके रहेंगे, ऐसा इनका एक एम था। दूसरा था कि हमको अधिकार दिया जाए कि हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए, ऑब्टेनिंग द राइट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी हिसाब से हमारा देश चले। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ स्वराज्य या डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग क्या होता है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। डोमिनियन स्टेटस जो है वो इस तरह से होता है कि ये अगर पूरा देश है, पूरे देश में जितने भी सरकारें काम कर रही है छोटे लेवल पे, वो पूरी सरकारें आपकी होगी, और जो यहाँ पे हेड बैठेगा वो ब्रिटिश होगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ब्रिटिश होगा, ये चलेगा, बट ये जितने भी लोग हैं ये इंडियन होने चाहिए। तो इसको डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी काफ़ी बता चुका हूँ, तो आप लोगों ने शायद मेरे पहले के वीडियोस देखे ही है। आपको यह समझने में कोई तकलीफ नहीं जाएगी। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल और ब्यूरोक्रेसी, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी ऑफिसर्स है, इंडियन सिविल सर्विस हो गया, जो भी चीज़ है वो हमारे अंडर आने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देश अगर आपके अंडर है तो ठीक है, आप एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हैं देश की, जो भी इंटरनेशनल चीज़ों पे आप जो डील कर रहे हो वो चीज़ें अगर आप हैंडल कर रहे हो तो ठीक है, बट अंतर्गत जो चीज़ें है, जो इंटरनल चीज़ें है, वो पूरी हमारे अंडर देना चाहिए। ऑफिसर से लेके हर एक इंसान को हम संभालेंगे, और किस तरह देश चलेगा ये हम डिसाइड करेंगे। ये चीज़ के साथ साथ वो चाहते थे कि फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो प्रांत है, जो प्रोविंसेस थे, आज जैसे स्टेट होते उस टाइम पे प्रोविंसेस होते थे, उसमें हमारा पूर्ण अधिकार होना चाहिए और पूरा स्वातंत्र होना चाहिए उन सबको, ताकि वो अपने जो भी अधिकार है उसको पूरा कर सके और अपने हिसाब से काम कर सके हम लोग। उसके साथ साथ स्वराज्य
अटेन करना है, यानी स्वराज्य मिलाना, सेल्फ रूल मिलाना, ये हमारा गोल है। उसके साथ-साथ गेटिंग द राइट टू कंट्रोल गवर्नमेंट मशीनरी, है ना? तो लोगों को ये राइट देना है, लोगों को ये पूरी तरह राइट मिलना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट है उसको हम लोग, यानी हम इलेक्शन के थ्रू या जैसे भी हम ही लोग चलाएँगे, तो हम इस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में आके ये सब चीज़ें अचीव करने वाले हैं, हम सब चीज़ें बदलना चाहते हैं। उसके साथ-साथ हम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर जो है, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम लोकल और म्युनिसिपल बॉडीज़ जो है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं गवर्नमेंट में एंटर होके, सो कंट्रोलिंग द लोकल एंड म्युनिसिपल बॉडीज़। हम लोग एक एजेंसी या फिर हम प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं आउटसाइड द कंट्री, यानी देश बाहर भी किस तरह काम करेगा, इसके लिए भी हम एक प्रोपेगेंडा बनाएँगे, हम एक एजेंसी बनाएँगे और इसी हिसाब से काम देश में चलते रहेंगे। ये एक और चीज़ें इन्होंने सेट की थी। यानी देखिए बाहर के जो रिलेशन है इंडिया के, यानी वॉर करना है, कौन से कंट्री के साथ किस तरह से पीस करना है, कौन से कंट्री के साथ क्या ट्रीटी साइन करना है, ये सब भी अधिकार हमारा होगा, ये सब भी डिसाइड हम करेंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे कही गई। उसके साथ-साथ फेडरेशन ऑफ एशियन कंट्रीज़ जो है ये बनाया जाएगा। एक पूरी जो एशियन कंट्रीज़ है, एक एशिया जो अगर आप देख रहे हो तो एशिया पे मैक्सिमम कंट्रीज़ पे तो रूल यहाँ पे अगर देखोगे तो ब्रिटिश ही करते थे। सो ये जो एशिया दिख रहा है इसका हम पूरे जितनी कंट्रीज़ इसमें आ रही है, पूरे कंट्रीज़ का हम एक फेडरेशन बनाएँगे और हम सब मिलके रहेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना व्यापार किस तरह से करना है आपस में ये हम डिसाइड करेंगे और हम एज़ ए एशिया पूरे उभर के आएँगे, हम डेवलप होंगे और उसके साथ-साथ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी करेंगे कांग्रेस के साथ मिलके। ऐसा नहीं है कि हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम खादी का उपयोग या फिर खादी का प्रसार नहीं करेंगे, वो करेंगे। लोगों को हम उसके साथ-साथ अवेयर करेंगे, ये भी चीज़ें करेंगे। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में क्या-क्या आता है मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी करने की इच्छा रखते थे जो स्वराज्य पार्टी वाले थे वो। तो इस तरह से उनका एक एम था जो कि काफ़ी अच्छा एम एक तरह से माना जाता। अब उसके बाद हम महत्व देखते हैं, सिग्निफिकेंस क्या था? ये जो पार्टी आई थी इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा? इसका महत्व क्या रहा? तो महत्व में मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, सिग्निफिकेंस जो था स्वराज्य पार्टी का उसमें यहाँ पे गांधी जी और सिग्निफिकेंस में सबसे पहले देखिए गांधी जी और अगर देखोगे तो प्रो चेंजर्स हो या नो चेंजर्स हो, यानी अगर देखोगे तो गांधी जी प्रो चेंजर्स या नो चेंजर्स सभी लोगों को ये रियलाइज हो चुका था कि ब्रिटिश एक गवर्नमेंट है। सो हमको भी एक ऐसी पार्टी बनाना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो यहाँ पे एक संयुक्त मोर्चा जिसको हम यूनाइटेड फ्रंट कहते हैं, इस तरह का एक फ्रंट बनाना पड़ेगा जो सभी पार्टी का मिलके एक फ्रंट हो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन में काम करेगा। तो इस तरह से ये चीज़ अगर हम चाह रहे हैं तो ये चीज़ों के लिए इन ऑर्डर टू गेट रिफॉर्म फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो ये अगर बनाना है तो अभी से हमको इस पे काम करना होगा और हमको इलेक्शन लड़ना होगा ताकि ऐसी कोई पार्टी बन जाए जो ब्रिटिश के अपोजिशन में भी इलेक्शन लड़े। सो ये सब चीज़ों का सबका जो इच्छाएं थी वो पूरी एक तरह से हो जाएगी, ऐसा इनका मानना था। सो इट वाज डिसाइडेड दैट स्वराजिस्ट वुड कंटेस्ट इलेक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप विद इन द कांग्रेस पार्टी। तो वो यही मान रहे थे कि कांग्रेस के पार्टी के अंदर ही हम लोग एक अलग सा ग्रुप बना लेंगे, जिसको अगर कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं ये इलेक्शन लड़ने वाले, तो स्वराज्य पार्टी एक ग्रुप बना लेंगे और कांग्रेस के अंदर ही रह के हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये चीजें ये लोग चाह रहे थे। तो स्वराजिस्ट का एक बहुत बड़ा महत्व था कि एक ब्रिटिश के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट बना दिया था, इसका उन्होंने काम किया था, संयुक्त मोर्चा बना दिया था उन्होंने। सो ये एक बहुत काम की चीज यहाँ पे हो चुकी थी। उसके साथ-साथ अगर देखोगे तो ये लोग इलेक्शन लड़े ब्रिटिश के अपोज़ में जाके स्वराज्य पार्टी, और स्वराज्य पार्टी अगर देखोगे तो 104 सीट्स में से 42 सीट्स जीती, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहा सेंट्रल लेजिस्लेचर में। तो ये बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया स्वराज्य पार्टी ने 1923 के इलेक्शन में। जो पार्टी के प्रोग्राम थे वो यही था कि अभी हमने सीट्स जीत लिया, अब हम जब एंटर होने वाले हैं, जो यहाँ पे इलेक्शन जीतता है आपको तो पता ही है, वो हाउस में एंटर होते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आजकल वैसे ही वहाँ पे मेंबर करके एंटर होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब एंटर होने वाले थे मेंबर करके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अंदर अब ये एंटर होके गवर्नमेंट के जो भी काम है उसमें ये बाधा डालने वाले थे, उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले थे अंदर से, ये चीज करने वाले थे। उसके साथ साथ ये डेडलॉक्स करने वाले थे, बनाने वाले थे एवरी मेजर पे, यानी अगर गवर्नमेंट कोई बिल रखती है सो वो बिल पे ये लोग अपोज करेंगे और एक डेडलॉक तैयार कर देंगे, यानी वो उसको पास नहीं होने देंगे, उस बिल को एक्ट नहीं बनने देंगे। ये चीजें ये लोग करने वाले थे। उसके साथ साथ दे बॉयकॉटेड ऑल ऑफिशियल फंक्शन एंड रिसेप्शंस हेल्ड बाय गवर्नमेंट, है ना। सो जितने भी ऑफिशियल जो कामकाज चलते थे उन सब में ये लोग बाधाएं डालते थे, उस सब का बहिष्कार करते थे कि ये ठीक नहीं है, हमको इसमें बदलाव करना है। इस तरह से पूरी चीजें यहाँ की जाती थी। दे वॉइस देयर ग्रीवियंसेस एंड एस्पिरेशंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो यहाँ पे ग्रीवियंस की अगर आप बात करें तो जो भी लोगों की कंप्लेंट है या जो भी ये लोग चाहते हैं स्वराज्य पार्टी वाले, वो पूरी चीजें के ऊपर वो लोग आवाज उठाते थे अंदर से आवाज उठाना बहुत इफेक्टिव होता है। आप भी जानते हो, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के अगर पार्लियामेंट के अंदर जाके अगर आप गवर्नमेंट का विरोध करते हो तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका होगा बाहर से विरोध करने से ज्यादा। सो ये लोग भी यही करने वाले थे, तो कंप्लेंट्स के बारे में आवाज उठाने वाले थे, उस ऊपर से जो जो इनकी इच्छा है वो
वो पूरे करने वाले थे, इन सब के बारे में आवाज़ उठाई जाने वाली थी अंदर जाके, तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहा एक तरह से देखोगे तो स्वराज्य पार्टी का। अब हम थोड़ा-सा यहाँ पे स्वराज्य पार्टी ने इतना सब काम तो किया, सिग्निफिकेंस क्या था, महत्व क्या था, ये सब आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि उनके अचीवमेंट्स क्या थे, उन्होंने क्या-क्या अचीव कर लिया, क्या ये सच में अच्छा था या नहीं था? उनके अचीवमेंट से आपको पता चलेगा कि कितना फ़ायदे में हम लोग रहे, जब हम इस तरह की कोई पार्टी बनाते हैं स्वराज्य पार्टी। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ, जो स्वराजिस्ट थे जैसे कि विट्ठल भाई पटेल जो थे, वो देखेंगे धीरे-धीरे तो ये स्पीकर बन गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में। बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरह से देखा गया तो। इंडियन कोई यहाँ पे स्पीकर बनते हुए दिखा, स्पीकर की पोस्ट काफ़ी बड़ी होती थी, तो ये बहुत एक पॉजिटिव बात हुई। दे आउटवोटेड द गवर्नमेंट मेनी टाइम्स इवन इन मैटर रिलेटेड टू बजटरी ग्रांट्स। तो बजट जब पास होता था उसमें भी ये लोग गवर्नमेंट के खिलाफ वोट कर देते थे। तो ये चीज़ों में इन्होंने बाधाएँ डालने का बहुत बड़ा एक काम किया था। बहुत इफेक्टिव काम दिख रहा था। दे वर एबल टू डिफीट पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928। एक पब्लिक सेफ्टी बिल यहाँ पे पास किया जा रहा था। जैसे कि आप देखते हैं कि भगत सिंह जो है इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ही वो पब्लिक सेफ तो यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल जो है ये एक बिल पास किया जा रहा था, जिससे गवर्नमेंट ये पावर लेने वाली थी कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी लोगों के सेफ्टी के लिए। ये हम आगे रिवॉल्यूशनरी ये पार्ट में पढ़ने वाले, तो अभी सिर्फ इतना जान लो कि एक पब्लिक सेफ्टी बिल आ रहा था जो क्रांतिकारियों के लिए या हम देशवासियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था। ये किसी को भी अरेस्ट करने का पावर गवर्नमेंट के पास दे रही थी। ये सब एक पब्लिक के सेफ्टी के नाम पे, क्योंकि देखिए गोलियां चलती थी, तो लोगों को लगता था कि उनके जान को खतरा है, तो ब्रिटिश यही लोगों को बता दे कि आपके जान को खतरा है, जबकि जान को खतरा ब्रिटिश के था हमारे चलने वाले गोलियों से। ब्रिटिश इस तरह का बता के पब्लिक सेफ्टी है, हमको पब्लिक का सेफ्टी का ख्याल है, इसी तरह हम कोई बिल पास करना चाहते हैं, ये सब ये करने वाले थे, तो इसको भी डिफीट कर दिया उन्होंने 1928 में। ये भी एक बहुत अच्छी बात थी, इन्होंने अपोज कर करके उसको खत्म कर दिया। उसके साथ साथ दे एक्सपोज्ड द वीकनेसेस ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, आपको लिखना है कौन से ईयर का है। यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आए थे, उसमें जो गलत चीजें थी वो सब चीजों को उन्होंने एक्सपोज किया था। उन्होंने बताया था आपने जो पिछला हमारे लिए एक्ट लाया था वो एक तरह से बहुत बुरा एक्ट रहा है और इसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। उसके वीकनेस लोगों के सामने लाए, उसकी कमजोरियां लोगों के सामने उन्होंने दिखा दी पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके। बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम यहाँ दिख रहे थे। दे गिव फियरी स्पीचेस इन असेंबली ऑन सेल्फ रूल एंड सिविल लिबर्टीज, है ना। तो असेंबली के अंदर खड़े होकर ये स्पीच देते थे सेल्फ रूल पे यानी स्वराज्य पे, या लोगों को जो स्वतंत्र मिलने चाहिए, सिविल लिबर्टीज मिलनी चाहिए, उन चीजों पे स्पीच देते थे। यानी अगर आप देखोगे आप जस्ट इमेजिन कि पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है और उसमें कोई लीडर उठ खड़ा होता है और वो इस तरह की स्पीच देता है जो आपको इंप्रेस कर जाती है, क्योंकि वो लोगों के हित में होती है, लोगों के कल्याण के लिए होती है, तो हमको कितनी खुशी होती है। तो सोचिए इस वक्त ये लोग यही काम कर रहे थे और उस वक्त तो पार्लियामेंट में इनके अपोजिशन में ब्रिटिश थे। आज तो भी हमारे अपोजिशन में हमारे ही लोग होते हैं इंडियन, तो उस वक्त कितनी मजा आती होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीजें इन्होंने की। ओके, अब हमने इतनी अच्छी अच्छी चीजें देख ली, हमने अचीवमेंट्स देखे स्वराज्य पार्टी के, हमने सिग्निफिकेंस देखा, कितनी अच्छी अच्छी चीजें देखी, हमने देखा एम क्या था स्वराज्य पार्टी का। अब भाई साहब हम अगर अच्छी चीजें उनके अचीवमेंट्स देखते हैं तो उनके कमजोरियां भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कमियां थी वो भी देखना जरूरी है। कमियां तो होगी पार्टी में, तभी ये पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभर नहीं पाई, या फिर ये पार्टी का जो कामकाज था वो रुक गया, ये पार्टी जो थी ये बंद हो गई। इसके पीछे कुछ तो रीजन होंगे, तो रीजन क्या थे ये भी यहाँ पे हमको ड्रॉबैक में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ड्रॉबैक क्या थे। सबसे पहले ये है कि दे कुड नॉट कोऑर्डिनेट देयर स्ट्रगल इनसाइड द असेंबली विद मास फ्रीडम आउटसाइड द स्ट्रगल, आउटसाइड, है ना। अगर आप देखोगे देखिए ये लोग अंदर काम कर रहे थे असेंबली के अंदर, और जो मासेस थे वो बाहर यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे। यानी यहाँ पे स्ट्रगल शुरू था और ये लोग बाहर कुछ तो भी अंदर रह के कुछ काम कर रहे थे। अब बाहर के जो मासेस है वो कुछ अलग ही कर रहे हैं, अंदर यहाँ पे कुछ अलग ही काम चल रहा है। ये लोगों के ये दोनों चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाई है, क्योंकि जो स्ट्रगल चल रहा है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा था, इनके काम अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, वो जो कभी कोऑर्डिनेट नहीं हो पाए अच्छे से। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। उसके बाद अगर लोगों का ज्यादा ध्यान स्ट्रगल में था इस वक्त, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो अगर आप मैं बाहर खड़ा होके कहीं पे स्पीच देता हूँ एज अ लीडर, तो वो सुनने को कोई भी एक कॉमन मैन आ सकता है और मेरी स्पीच सुन सकता है। बहुत सारी भीड़ आ सकती है, चाहे एजुकेटेड हो ना हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना हो, जो भी लोग हैं वो सभी आ सकते हैं, रिच हो पुअर हो, तो सभी यहाँ पे मेरी स्पीच सुन सकते हैं अगर मैं बाहर कहीं खड़े रह के स्पीच देता हूँ। तो ये लोग जो अंदर से मैसेज देते थे, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी इसके अंदर से जो मैसेज पहुंचाए जाते थे बाहर, ये लोगों को डायरेक्टली मिल नहीं पाते थे। अगर आप भी देखोगे तो आज भी पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, अगर आपको देखना है तो आजकल तो टीवी पे लाइव दिखता है आपको।
ओके, सो टीवी में लाइव दिखता है तो आप टीवी में देख सकते हो। उसके साथ-साथ पेपर में आता है, अगले दिन न्यूज़पेपर में आप पढ़ सकते हो कि पार्लियामेंट में क्या हुआ। बट अगर कोई लीडर आके स्पीच देता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। ये तो आपको पता है, आउटसाइड यानी बाहर कोई स्पीच देता है तो। यही चीज़ दिख रही थी कि ये लोगों को अपना मैसेज पहुँचाना, लोगों तक अगर पहुँचाना है तो इनको न्यूज़पेपर की उनका सपोर्ट लेना पड़ता था। न्यूज़पेपर के थ्रू ही लोगों तक पहुँच पाते थे, डायरेक्टली नहीं पहुँच पाते थे। क्योंकि अंदर क्या चल रहा है ये लोगों तक पहुँचाने का काम न्यूज़पेपर का था, मीडिया का था। और जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनके लिए ठीक है, उनको पता चलता था कि इनके कामकाज क्या चल रहे हैं स्वराजिस्ट लोगों के, या ये लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं बाहर के वर्ल्ड को। ये चीज़ उन्हीं को पता चलेगी जो न्यूज़पेपर पढ़ेगा। सो एक तरह से न्यूज़पेपर पे ये लोग डिपेंडेंट तो थे ही। सो ये भी एक इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, बहुत बड़ी कमी थी कि ये बाहर आके काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर देखोगे तो इनकी जो पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शनिज़्म है, ये ऑब्स्ट्रक्शनिज़्म पॉलिसी में काफ़ी फ्लॉज़ एंड लिमिटेशन थे। ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर देखोगे तो ये खुद एक गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुके थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके बहुत सारे फ्लॉज़ और लिमिटेशंस थे, जिसको ये पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे फ्रीली। तो ये सब हुआ। उसके बाद अगर देखोगे तो सीआर दास जो थे उनकी डेथ हो गई 1925 में, जिनके कारण ये पार्टी और वीक हो गई। सीआर दास जो थे, चित्तरंजन दास, ये एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, एक बहुत ही बड़े अगर देखोगे तो नेशनलिस्ट लीडर थे। तो ये अगर देखोगे तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इनकी जब डेथ हो जाती है 1925 में, तो जो पार्टी है उसमें कैसा कि थोड़ा-सा ग्रुपिज़्म शुरू हो जाता है। अब तक बाँध के रखा था सीआर दास ने, बट धीरे-धीरे क्या हो गया कि इंटरनल डिवीज़न हो गए। जो हुए थे वो स्वराजिस्ट के बीच में ही हो गए, तो ये 2 लोगों में बँट गए, खुद स्वराजिस्ट ही 2 लोगों में बँट गए। सो जो स्वराजिस्ट थे वो जिस तरह से बँटे, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्वराजिस्ट के जो डिवीज़न हुए थे, एक हुआ था रेस्पॉन्सिविस्ट और एक हुआ था नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। सो एक रेस्पॉन्सिविस्ट कहलाते, एक नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट कहलाते। ऐसा क्यों हुआ था? इन लोगों के सोच विचार को लेके ये सब चीज़ें हुई थी। जो रेस्पॉन्सिविस्ट थे उसमें मेनली एमएम मालवीय, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और एनसी केलकर आते हैं। ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि वांटेड टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट एंड होल्ड ऑफिसेस। ओके, सो ये गवर्नमेंट जो बोलेगी उसको एक तरह से ये चाहते थे कि हम गवर्नमेंट के अभी जैसे पावर में है वैसे ही रहे, हम अभी नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें जो हमने शुरू की इसको बंद कर दे, सीआर दास हो या ना हो, बट हम वो चीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं जो हमने शुरू की थी। हम गवर्नमेंट के साथ ही रहेंगे और गवर्नमेंट के ऑफिसेस हम होल्ड करेंगे। सो ये चीज़ चाह रहे थे रेस्पॉन्सिविस्ट। और एक तरह से अगर देखोगे तो कुछ नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट थे जो ये चीज़ें बंद करना चाहते थे, क्योंकि ये चीज़ें के ड्रॉबैक समझ में आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और इफेक्टिवली काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि वो लेजिस्लेचर जो है उससे विथड्रॉ कर जाए 1926 में, ये चाह रहे थे। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप पड़े थे, ये इनके डेथ के बाद 25 में इनकी डेथ हुई है, 26 में मोतीलाल नेहरू चाह रहे थे कि ये सब चीज़ें जो हमने की है, जिस तरह से हम अभी एंटर हुए हैं, तो ये चीज़ों को हम बंद कर दें और फिर से हम अपना कांग्रेस के साथ जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें अपना काम करना शुरू कर दें। तो ये रेस्पॉन्सिविस्ट कहलाते। तो रेस्पॉन्सिविस्ट जो थे और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट थे, इनमें कुछ बहस हो गई और स्वराजिस्ट पार्टी बँट गई। जब स्वराजिस्ट पार्टी का बँटवारा शुरू हो गया तो ये तो पक्का समझ रहा था कि अब ये जो चीज़ें हैं ये रुकने वाली है, अब ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो सकती आगे। स्वराजिस्ट जो पार्टी बनी थी, स्वराज्य पार्टी जो बनी थी, वो आगे उस तरह से काम नहीं कर सकती थी, जिस तरह से बाहर काम किए जा रहे हैं। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रहे थे। सो अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। जो तो पार्टी थी वाज इन शैम्बल व्हेन इट वेंट इनटू द 1926 इलेक्शन, है ना। तो यहाँ पे बंटवारा लोगों को दिख रहा था। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक और इलेक्शन जो लड़ा था 1926, जैसा इन्होंने पहले जो इलेक्शन लड़ा था उसमें तो बहुत अच्छा था। 23 में जो इलेक्शन लड़ा था उसमें 42 सीट्स जीते थे 104 में से। फिर जो अगला इलेक्शन हुआ 1926 में, उसमें अगर आप देखोगे तो जो रिजल्ट थे वो काफ़ी बुरे रहे। इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा रिजल्ट। उसके साथ-साथ ये पार्टी जो है ये पीजेंट्स के लिए काम नहीं कर पाई जो बंगाल में हो रहा था, जिसके कारण बहुत सारे मेंबर्स का सपोर्ट चले गया था। क्योंकि ये लोग चुन के आए थे, लोगों को इन पे भरोसा था, लोगों को इनसे उम्मीदें थी कि ये लोगों के काम करेंगे, बट ये नहीं कर पाए उसके बाद काम अच्छे से, और ये पार्टी का फेल्योर रहा एक तरह से। और पार्टी को वो लोगों ने वोट नहीं किया और ये जो पार्टी थी फिर धीरे-धीरे पार्टी खत्म हो गई और खत्म होने के बाद इसका मर्जर हो गया और ये पार्टी जो है 1930 तक पूरी कांग्रेस के अंदर समा चुकी। ओके, तो ये पार्टी कांग्रेस में 1930 तक पूरी तरह समा चुकी थी, बट ऐसा कहीं-कहीं माना जाता है कि 1935 तक इस पार्टी ने अच्छे से काम किया फिर भी। पार्टी भले ही कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई, फिर भी 1935 का तक ये काम करते रही। बट एक तरह से आपको बताऊँ कि 1930 में ये जो पार्टी थी, ये एक तरह से मर्ज हो गई कांग्रेस में जाके। और अगर आप देखोगे तो ये जिस तरह से ये पूरा काम हुआ,
ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी दिखा और इसमें कुछ कमियाँ भी दिखी। तो यहाँ पे हम जैसे कि देखते हैं कि स्वराज्य पार्टी ने काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश की और आपने एक अच्छा एक अलग फ़ेस देखा, जो कि अलग से कुछ काम हो पाए। इसीलिए अच्छे से याद रखिएगा कि एसटीएस ये टेक्निक गांधी जी की अच्छे से याद रखिएगा, स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल की। और ये ट्रूथ क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें अच्छे से स्टडी कीजिएगा और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक्स अभी जो चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सो ये जो टॉपिक्स है इनको अच्छे से स्टडी कीजिएगा क्योंकि ये गांधीयन इरा से जुड़े हुए टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। सो अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा। तो आइए अब हमने जब यहाँ पे स्वराज्य पार्टी कंप्लीट कर लिया है तो अब हम देखते हैं कि अब क्या एमसीक्यूज थे जो इन लोगों ने हमें भेजे थे, जिन लोगों के नाम है स्नेहल जी, पूजा जी, अक्षत जी और वीरेंद्र मिर्धा जी। तो इन लोगों ने जो हमें एमसीक्यू भेजे थे वो मेक एमसीक्यू चैलेंज के तहत भेजे थे। जो मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज बनाया है वो मैंने ऐसा चैलेंज बनाया कि ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास, वो क्वेश्चन आपको पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में अलोंग विथ योर नेम। और अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं ये आपका क्वेश्चन पब्लिश करूंगा अलोंग विथ योर नेम और हम लोग सब मिलके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे सभी लोगों की एक तरह से एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सबकी हेल्प करने में। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग किसी की हेल्प करें और आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। जो इंसान एमसीक्यू बना सकता है वो एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर सकता है, ये चीज जान लीजिए। तो एमसीक्यू बनाते रहिए आगे। सो ये जो एमसीक्यू रहने वाले हैं वो खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन और चौरी चौरा, ये जो हमारा लेक्चर था इससे रहने वाले। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा यहाँ पे लिंक दी हुई है, उस लेक्चर को तुरंत देख ले। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें स्नेहल पिपरेवार जी ने भेजा है। तो स्नेहल जी देखते हैं हम क्या पूछते हैं। स्नेहल जी पूछते हैं वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बोथ ए एंड बी और ओनली ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड मेन रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस इन नागपुर ऑफ 1920? जवाहरलाल नेहरू, जे एम सेनगुप्ता, एम के गांधी या सी आर दास? बहुत खूब स्नेहल जी। एक और क्वेश्चन स्नेहल जी द्वारा, हु वॉज द पायोनियर ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट्स? शाह नयाम अता, एम एन रॉय, भगवान अहीर, भैरवनाथ? सो बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी द्वारा। एक और क्वेश्चन, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट्स, जलियांवाला बाग मैसेकर, गांधी इम्प्रिजनमेंट, नन? सो बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहल जी आपका, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पोस्ट किए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन भेजा है वो पूजा भारद्वाज जी ने भेजा है। देखते हैं पूजा जी क्या पूछती है। पूजा जी पूछती है कि खिलाफत मूवमेंट सपोर्टेड बाय कांग्रेस, वाई? है ना, तो क्यों सपोर्ट किया गया था? बिकॉज इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी to bring together Hindus and Muslims on a common platform. Second, as Congress was also losing faith in constitutional legislation after the Punjab incidents and Hunter Commission report. Only A, both A and B. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। एक और क्वेश्चन पूजा जी ने हमें भेजा है, द खिलाफत मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज एंटी रॉलेट मूवमेंट, इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, इंडियन सेल्फ रूल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट? बहुत खूब पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें क्वेश्चंस भेजे। उसके बाद अक्षत जी हमें क्वेश्चन पूछते हैं, अक्षत चौधरी जी। अक्षत जी ने क्वेश्चन लिखा है, आफ्टर विच सेशन कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम्स? स्पेशल कलकत्ता सेशन 1920, नागपुर सेशन दिसंबर 1920, मद्रास सेशन 1921, नन ऑफ दिस? बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत जी आपका, बहुत खूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने भेजा है। अगला क्वेश्चन हमें वीरेंद्र मिर्धा जी ने भेजा है। वीरेंद्र जी हमें पूछते हैं, करेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? मेनी ट्रिगर फॉर द लॉन्च ऑफ दिस मूवमेंट वाज द मैसेकर एट अमृतसर इन अप्रैल 1919. B, the movement marked the transition of national movement from middle class basis to a mass basis. So इसमें से आपको बताना है ओनली ए है, ओनली बी है, बोथ ए एंड बी है, या ओनली या बोथ रॉन्ग है। तो आपको इसमें क्या ऑप्शन बताना है क्या है। उसके बाद वीरेंद्र मिर्धा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन वीरेंद्र जी आपके द्वारा। एक और क्वेश्चन वीरेंद्र जी ने हमें पूछा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस? Khadi cloth was often more expensive than mass produced milk cloth and poor people could not afford to buy it. B, for lawyers there was no option and joined back work in government courts. C, for students
देयर वेर नो अल्टरनेटिव स्कूल टू अटेंड बिकॉज इंडियन इंस्टीट्यूशन वेर स्लो टू कम अप। बहुत अच्छा क्वेश्चन वीरेंद्र जी आपके द्वारा। सो इसमें से आप बताएंगे ए बी सी है, ए और बी है, बी और सी है, या फिर ऑल करेक्ट है। तो आपको ये बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो वीरेंद्र मिर्दा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे। तो आप सबका मैं बहुत एक और बार बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने सबकी हेल्प की है, स्नेहल जी, पूजा जी, अक्षत जी और वीरेंद्र जी। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे लाइव सेशन जो चलते रहते हैं वो देखते रहें और उसमें अपने डाउट सॉल्व करते रहें। उसके साथ साथ ये चीज़ों के लिए मेरी जो स्टोरीज़ है उन्हें आप ज़रूर देखें और ताकि आपके ये पूरे इश्यूज सॉल्व हो जाए। और मेरे जो फेसबुक पेजेस है जो कि श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन है, इन दोनों को फॉलो करें ताकि आपको और अपडेट मिलते रहे। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें ताकि और अपडेट मिलते रहे। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है श्रेयस बड़ी द पीस लवर। अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप अच्छे से पढ़ाई करें, रेगुलर रहे, स्मार्ट वर्क करें, अपना ख्याल रखें, अच्छा डाइट लें और एक्सरसाइज करें डेली। तो मैं श्रेयस बड़ी आपसे विदा लेता हूँ और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे।